नमस्कार दोस्तों। वैद से आईसीएस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और यूपीएससी की जो प्रीवियस ईयर पेपर्स की श्रृंखला चल रही है, जो सीरीज चल रही है, उसमें 2019 में आए हुए क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करेंगे आज। और इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है? विद रेफरेंस टू मुगल इंडिया, व्हाट इज आर द डिफरेंसेस बिटवीन जागीरदार एंड जमींदार? तो अगर इस क्वेश्चन को देखें तो उसमें पहला ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। जागीरदार पर होल्डर्स ऑफ लैंड assignment and lieu of judicial and police duties, whereas zamindars were holders of revenue rights without obligation to perform any duty other than revenue collection. Second statement देखिए, land assignments to जागीरदार्स were hereditary and revenue rights of जमींदार्स were not hereditary. तो अगर हम इस ऑप्शन को देखें तो पहले ऑप्शन में यहाँ पर देखिए, ये कहा गया है कि जागीरदारों के पास में न्यायिक और पुलिस दायित्व होते थे। ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। मुगल पीरियड के दौरान जब हम लोगों ने मनसबदारी व्यवस्था को देखा था, तो मनसबदार जो होते थे, अधिकांश मिलिट्री ऑफिसर्स भी होते थे, और इन्हें सैलरी के एवज में क्या दी जाती थी? जागीरें दी जाती थी। जब इन्हें सैलरी के एवज में जागीरें दी जाती थी, तो ये तय हो गया कि उन जागीरों से आय इनको प्राप्त होती थी, वहां पर किसी प्रकार का न्यायिक और पुलिस दायित्व इनके पास नहीं होता था। जबकि दूसरा स्टेटमेंट देखिए, जो जमींदारों के संबंध में कहा गया है कि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर कोई अन्य दायित्व नहीं होता था। ये सही नहीं है। जमींदारी व्यवस्था पहले से चली आ रही थी। लोकल लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन में इनकी बड़ी भूमिका रहती थी और ये प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन भी करते थे। इसलिए अगर आप देखें तो ये स्टेटमेंट जो है वो अपने आप में क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग है। अब दूसरे स्टेटमेंट को अगर हम लोग देखें तो जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे। नहीं, मनसबदारी व्यवस्था में ही आप अगर देखें तो इसके मूल की बात करें, जिसके थ्रू जागीरदारों को जागीर दी जाती थी जागीरें, तो मनसबदारी व्यवस्था वंशानुगत नहीं थी, हेरिडिटरी नहीं थी। ये तो ये व्यवस्था वंशानुगत नहीं थी। जागीरें दी जाती थी और बाद में जागीरें वापस भी ले ली जाती थी जब मनसबदार नहीं रह जाता था, और इसके लिए कानून भी बना था जिसे आप राजगमिता कानून कहते हैं। तो राजगमिता कानून के तहत जो ये जागीरें थी, इनको मनसबदार के अपने पद पर न रहने के बाद वापस ले लिया जाता था। तो यहां पर अगर आप देखिए कि उनका आवंटन वंशानुगत होता था, तो ये पहली बात जो कही गई वही गलत हो गई। तो लैंड असाइनमेंट टू जागीरदार वर हेरिडिटरी, ये सही नहीं है। और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे, ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनके पास हेरिडिटरी राइट्स जमींदारों के पास पहले से ही होते थे, तो यहाँ नहीं नहीं होगा। इसका मतलब ये दूसरा स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। तो इस आधार पर जो आपका उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, नीदर 1 नॉर 2, ना ही 1 ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। First, it ended the trade monopoly of the East India Company in India except for trade in tea and trade with China. Second option देखिए, it asserted the sovereignty of the British Crown over the Indian territories held by the company. और थर्ड वन है, the revenue of India were now controlled by the British Parliament. अब यहाँ पर स्टेटमेंट को देखिए, 1813 का चार्टर एक्ट आया और इस चार्टर एक्ट से आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली समाप्त की गई थी। ट्रेड मोनोपोली का मतलब था व्यापारिक एकाधिकार, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के अतिरिक्त ब्रिटेन की कोई और कंपनी व्यापार नहीं कर सकती थी, ये उन्हें अधिकार मिला हुआ था। ये व्यापारिक एकाधिकार अब क्या कर दिया गया था? इस एक्ट से समाप्त कर दिया गया था। और अब वो केवल टी और चाइना, चाय और चीन के साथ जो व्यापार करेंगे उस पर उनकी मोनोपोली रहेगी, बाकी पर उनकी मोनोपोली समाप्त कर दी गई थी। और आगे चल करके 1833 के एक्ट में देखेंगे, 1833 के एक्ट में पूरी तरीके से चीन और चाय के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार उन्हें मिला हुआ था, ट्रेड मोनोपोली, वो भी समाप्त कर दी जाती। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है। पहला स्टेटमेंट, पहला कथन आपका सही हो गया। दूसरे स्टेटमेंट को देखिए, कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। बिल्कुल ठीक है। यहां से 1813 के एक्ट से
जो व्यापारिक कंपनी थी, अब इसके व्यापारिक एकाधिकार में कटौती की गई और इसको क्या एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स दिए गए। धीरे धीरे अब आप देखेंगे कंपनी को प्रशासनिक दायित्व दिए जा रहे हैं, और अगर प्रशासनिक दायित्व दिए जा रहे हैं तो ये तय है कि भारतीय राज्य क्षेत्र जो थे उन पर अब कंपनी का अधिकार ना होकर के धीरे धीरे ब्रिटिश राज सत्ता या पार्लियामेंट का अधिकार होगा। तो ये स्टेटमेंट भी अपने आप सही हो गया। दो स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अगर आपने 1813 के एक्ट को पढ़ा है तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ट्रेड मोनोपोली को समाप्त किया गया था और अब कंपनी प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स जो है वो देखेगी। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स से प्रशासन की जिम्मेदारी उन्हें सौंप कौन रहा है, तो ये कहां से आ रहा है, क्राउन से उनको अधिकार मिल रहे हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट से इनको अधिकार मिल रहे हैं, क्योंकि चार्टर एक्ट आ रहे हैं अभी, ध्यान दीजिएगा। अब तीसरा स्टेटमेंट देखिए, भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। द रेवेन्यू ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला स्टेटमेंट है, क्योंकि जब ये कह रहे हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के नियंत्रण में आ गया था, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के नियंत्रण में आने का मतलब ये हुआ कि जब हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएंगे उनके थ्रू ये पावर मिलेगी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आए या इंडियन काउंसिल एक्ट जो आए ब्रिटिश क्राउन के अधीन आएंगे, और ब्रिटिश क्राउन 1858 के एक्ट से आप देखते हैं कि ब्रिटिश क्राउन ने शासन को संभाला था। तो यहां पर यह कहना कि भारत का राजस्व जो रेवेन्यू था ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, ठीक, ये एक दृष्टिकोण से सही नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये तो मेरे हिसाब से इसका जो उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए ए, फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला और दूसरा। क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद जब ब्रिटिश क्राउन का नियंत्रण होगा तो रेवेन्यू पर पूरा राइट जो है, पूरा अधिकार किसका हो जाएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट का होगा, मतलब ब्रिटिश क्राउन का होगा। लेकिन यहां इससे पहले रेवेन्यू पर उनका अधिकार था, ये बात जो है वो पूरी तरह सही प्रतीत नहीं होती है। हालांकि कुछ जगह ऑप्शन मिलता है कि ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में आ गया था, आप एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे तो आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो है ऑप्शन 1 एंड 2 यही सही होने चाहिए, तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में, स्वदेशी मूवमेंट भारत में कब चला, 1905 में। पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन के विरोध में, पार्टीशन ऑफ बंगाल के विरोध में स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, इट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ द इंडिजिनस आर्टिजन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज। इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योग को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। यह स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर स्वदेशी मूवमेंट के दौरान जो है स्वदेशी और बायकॉट का नारा दिया गया था। बायकॉट का मतलब था बहिष्कार, और बहिष्कार किन वस्तुओं का करेंगे, बहिष्कार विदेशी वस्तुओं का, फॉरेन गुड्स का। तो जब विदेशी वस्तुओं का हम बहिष्कार करेंगे तो हमारी जो जरूरतें हैं वो उनको पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, लोकल जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो क्षेत्रीय स्तर पर उत्पादन हो रहा है, हम उसका यूज करना शुरू करेंगे, ठीक है, उसको प्रमोट करेंगे। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है इसने पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था जो हमारा क्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, आर्टिजन्स थे, इनको। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में सही हो जाएगा। दूसरे स्टेटमेंट की ओर देखते हैं, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। बिल्कुल, देखिए स्वदेशी आंदोलन के दौरान आपने पढ़ा था कि एक सर्कुलर आया था जिसे कार्लाइल सर्कुलर कहा जाता है। कार्लाइल उस समय शिक्षा सचिव थे, उन्होंने सर्कुलर जारी किया था, और उस सर्कुलर को जारी करने का ऑब्जेक्टिव ये था, उद्देश्य ये था कि जो यूथ, जो युवा मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है वो मूवमेंट से बाहर आ जाए, क्योंकि लोग कॉलेजेस को छोड़ करके, स्कूल को छोड़ करके जो है आंदोलनों में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो ऐसे में कार्लाइल सर्कुलर लाया गया था कि आपको जो वजीफा मिलता है, स्कॉलरशिप मिलती है, वो बंद कर दी जाएगी, ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा बच्चों का। माता पिता को ये शपथ पत्र बच्चों की तरफ से देना पड़ता था कि वो मूवमेंट में किसी प्रकार का पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। तो आप देखिए इसी के विरोध में एंटी सर्कुलर सोसाइटी बनती है, और शिक्षा के लिए इस मूवमेंट के दौरान बहुत प्रयास किए गए थे, काफी प्रयास किए गए थे। और यहां आपको यह ध्यान रखना है कि 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 1906 में की गई। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये कही गई थी कि हमें जो शिक्षा है वो मातृभाषा में,
जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है या मातृभाषा में शिक्षा प्रोवाइड करानी चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो यहां पर दोनों कथन बिल्कुल सही है, इसलिए जो सही उत्तर है दैट इज सी, 1 एंड 2 बोथ, पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन दिए हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन है आपका, कुछ ऑर्गेनाइजेशन दिए हुए हैं और उनके सामने उनके लीडर दिए हुए हैं, आपको मैच करना है। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, महात्मा गांधी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको ध्यान होगा जिसे आप हरिजन सेवक संघ कहते हैं। हरिजन सेवक संघ की स्थापना से पहले, ठीक है, ये अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग बनाई गई थी 32 में, जिसका नाम बदल करके 1933 में हरिजन सेवक संघ रख दिया गया था। और हरिजन सेवक संघ के पहले अध्यक्ष जो थे वो जीडी बिरला थे, घनश्याम दास बिरला थे। और यहीं पर आप देखेंगे कि हरिजन पत्रिका का संपादन भी गांधी जी ने शुरू किया था। ठीक है, गांधी जी ने अछूतोद्धार के लिए काफी काम भी किया था, तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है पहला। तो पहला करेक्ट है आपका। दूसरा देख लेते हैं हम लोग, अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई थी और इसके संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरीके कई किसान सभाएं बनी थी, कि बिहार में किसान सभा बनी थी, अवध में किसान सभा बनी थी, ठीक है, जिसमें गौरी शंकर मिश्र का बड़ा योगदान था अवध में। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, ऑल इंडिया किसान सभा जो है 1936 में बनती, स्वामी सहजानंद सर, तो ये भी सही है। अब देखिए आत्मसम्मान आंदोलन, ये 1920 में 1920 में स्टार्ट हुआ था ये आत्मसम्मान आंदोलन, और ये भी बिल्कुल सही है। इसको लीड किसने किया था? ईवी रामास्वामी नायकर ने। ईवी रामास्वामी नायकर को ही आप पेरियार स्वामी के नाम से भी जानते हैं, और इन्होंने ही आधुनिक रामायण करके जो है उसकी रचना भी की थी। ईवी रामास्वामी नायकर ने ब्राह्मण वर्चस्व जो था, यह ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था थी उसका विरोध किया था, रिचुअल्स या कर्मकांडों का भी विरोध किया था। बाद में ये डीएमके मूवमेंट के साथ भी जुड़ जाते हैं, द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम जिसको आप कहते हैं या कड़गम कहते हैं, उस मूवमेंट के साथ जुड़ गए थे। ठीक है, और इसी के तहत आपने तमिलनाडु के अंदर दो पार्टियां भी देखी होंगी, डीएमके और एआईडीएमके, ऑल इंडिया द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम या कड़गम, और डीएमके द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम। ठीक है, तो ये डीएमके मूवमेंट के साथ भी जुड़े थे। वाइकोम सत्याग्रह में भी, वाइकोम सत्याग्रह जो टेम्पल में प्रवेश को लेकर के भी चला था, उसमें भी पेरियार स्वामी की भूमिका थी। और इन्होंने 1925 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिएगा, कुदी अरासू नामक एक मैगजीन का भी पब्लिकेशन ने प्रकाशन किया था, कुदी अरासू, हाँ, पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। तो ये भी सही है। तो देखिए दूसरा भी सही था, तीसरा भी सही था, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 तीनों जो है वो करेक्टली मैच कर रहे हैं, यहाँ पर सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट? तो यहाँ पर अगर आपको एंशिएंट इंडिया में मैंने बताया भी था, जो लोग मेरे साथ क्लास में जुड़े रहे, कि दो स्थानों की मैंने चर्चा की थी। जब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मैंने आपको दो स्थानों की चर्चा की थी, एक है सोहगौरा और दूसरा है महास्थान। सोहगौरा गोरखपुर के पास में है और महास्थान बांग्लादेश में है। इन दोनों जगहों से कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला है, ताम्र पत्र लेख मिले हैं, और इन दोनों स्थानों पर अकाल के दौरान जनता की सहायता के लिए अन्न भंडारण के, ठीक है, ग्रेनरी, ठीक है, जिसे आप अन्नागार कहते हैं, जिसमें अन्न रखा जाता है, अनाज रखा जाता है, तो ग्रेनरी या अन्न भंडारण के साक्ष्य मिलते हैं। इसमें लिखा गया था कि अकाल के समय राज्य ने व्यवस्था की थी कि वो लोगों को अन्न बांट सके, तो अन्नागार के प्रमाण मिलते हैं सोगौरा और महास्थान से, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो आपके हैं। अब यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त मौर्य में सीधा स्टेटमेंट मैंने आपको लिखवाया हुआ है, तो यहाँ पर सोगौरा मौर्यकालीन साइट हो गई। तो जब सोगौरा हो गई मौर्यकालीन साइट, तो ये नहीं है हड़प्पन स्थल, तो जो बचे वो हड़प्पन हो गए। अब चन्हू देखिए, के बारे में मैंने आपको बताया था, बीडिंग फैक्ट्री, मनके बनाने का कारखाना यहां से मिला, बीडिंग फैक्ट्री यहां से आपको मिलती है। कोटदीजी
एकमात्र इंडस साइट है जो आग लगने की वजह से, फायर की वजह से नष्ट हो गई थी, ठीक है। और देसलपुर से कॉपर की बनी हुई सील्स मिली हैं, तांबे की बनी हुई मोहरें कहां से मिली हैं? देसलपुर से मिली हैं, जो गुजरात की साइट है। तो यहां पर जो उत्तर हो जाएगा दैट इज सी, ठीक है। सोहगौरा जो है वो हड़प्पन साइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन इज रान्यो अशोका किंग अशोका मेंशन्ड along with the stone portrait of अशोका? निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प, रिलीफ स्कल्पचर जिसे आप कहते हैं, शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राण्यो अशोक या राजा अशोक उल्लिखित किया गया है? तो यहाँ ये जो आप देख रहे हैं उभारदार मूर्ति शिल्प, तो होता क्या था, पट्टिकाओं पर इस तरीके की पट्टिकाएं होती थी, जिन पट्टिकाओं पर चित्र बनाए जाते थे, ठीक है। यहाँ पर पिक्चर्स ड्रॉ की जाती थी, चित्र बनाए जाते थे इन पट्टिकाओं पर और लेख लिखे जाते थे। तो ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऐसा जो है शिलालेख है जिसमें राण्यो अशोक या राजा अशोक उल्लिखित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कंगनहल्ली। ध्यान दीजिएगा, कंगनहल्ली है कहां पर? कर्नाटका में है। कर्नाटका से ही अशोक का एक और अभिलेख मिला था जिसको आप कहते हैं सन्नति शिलालेख। तो सन्नति इंस्क्रिप्शन भी मिला है। सन्नति और कंगनहल्ली के बीच की दूरी लगभग 3 किलोमीटर की है, 3 किलोमीटर डिस्टेंस पर ये दोनों साइट्स हैं, सन्नति और कंगनहल्ली। कंगनहल्ली में जो मिला है वहां पर आप देखते हैं कि इसमें जो शिलालेख है उसमें राजा अशोक का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखें तो सांची स्तूप के प्रमाण आपको मिलते हैं एमपी में, मानसेहरा साबाजगढ़ी पाकिस्तान में, और सोहगौरा की अभी चर्चा मैंने की थी गोरखपुर यूपी में, ठीक है। तो ये तीनों ही स्थल जो है वो मौर्यकालीन है, यहां से अशोक के अभिलेख मिलते हैं या मौर्यकालीन अभिलेख यहां से मिलते हैं आप कह सकते हैं। लेकिन जो रिलीफ स्कल्पचर है वो कहां से प्राप्त हुआ है? कंगनहल्ली से प्राप्त हुआ है। ऐसा ही कुछ और क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं, इनको जरा ध्यान दीजिएगा कि अशोक नाम जो है वो किन इंस्क्रिप्शंस पर मिलता है? तो मास्की और गुर्जरा ये दो अभिलेख जो हैं जिन पर अशोक नाम मिलता है, ठीक है। और अगर भाब्रू अभिलेख की बात करें जो अशोक का व्यक्तिगत अभिलेख है, इसमें देवा नाम प्रिय, क्योंकि अशोक के जो अभिलेख शुरू होते थे डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप, राजत्व के दैवी सिद्धांत से प्रेरित थे और उन पर लिखा रहता था देवा नाम प्रिय, देवताओं का प्रिय अशोक, ये कहता है। तो देवा नाम प्रिय की जगह पर आप देखेंगे यहां पर लिखा हुआ था प्रियदर्शी राजे मागधे। तो प्रियदर्शी राजे मागधे शब्द का उल्लेख अशोक के लिए भाब्रू में किया गया है। मास्की और गुर्जरा अशोक नाम देते हैं। पुराणों में इसका नाम क्या मिलता है? अशोक वर्धन मिलता है। और जो क्वेश्चन आपका है उसके अकॉर्डिंग रिलीफ स्कल्पचर जो है वो कंगनहल्ली से मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग। डिफिकेशन ऑफ बुद्धा, ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बुद्धिसत्व, इमेज वर्शिप एंड रिचुअल से 3 बातें कही गई हैं। बुद्ध में देवत्वरोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। उपयुक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध की हैं? तो आप ये जानते हैं कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, चतुर्थ बौद्ध संगीति 1st सेंचुरी एडी में हुई थी और ये हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन में हुई थी, कनिष्क के समय में हुई थी। और इस दौरान बौद्ध जो है 2 संप्रदायों में पुनः विभाजन इसमें हो जाता है। पहले दूसरी बौद्ध संगीत में स्थविर और महासांगिक के रूप में विभाजित होते हैं और अब हुए थे हीनयान और महायान के रूप में विभाजित, हीनयान और महायान के रूप में विभाजित। हीनयानी जो है वो लॉर्ड बुद्धा को एक महापुरुष मानते थे, ग्रेट मैन मानते थे, जबकि महायान बुद्धिज्म को मानने वाले लोग इन्हें ईश्वर या भगवान मानते थे, ठीक है। तो अब यहीं से आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। पहला स्टेटमेंट देखिए, बुद्ध में देवत्वरोपण, ठीक है, तो देवता का रूप जो है मानते थे बुद्ध को महायान बुद्धिज्म, ये सही स्टेटमेंट है। बोधिसत्व के पथ पर चलना, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है और पूछा गया था, जो है पारमिता से संबंधित आपका, उसकी चर्चा भी हम लोगों ने डिस्कशन में की हुई है। तो देखिए बोधिसत्व की जो बात की गई थी, ये बोधिसत्व है क्या? तो बोधिसत्व का मतलब था सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति के लिए कि कोई भी व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है, सुप्रीम नॉलेज जो जिसको आप कैवल्य कहते हैं वो प्राप्त कर सकता है,
ठीक। और ये सामूहिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है, जबकि हीनयानी ऐसा नहीं मानते थे। वो कहते थे इंडिविजुअली ये हो सकता है, जबकि ये सामूहिक रूप से मानते थे कि अगर हम कुछ आचरणों का पालन करें, कुछ निश्चित नियमों का पालन करें, तो हम निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये बोधिसत्व के पथ पर चलना ये भी सही स्टेटमेंट है। और तीसरा है मूर्ति पूजा। तो महायान बुद्धिज्म करता था, हीनयान मूर्ति पूजा नहीं करते थे। हीनयान मूर्ति पूजा नहीं करते थे, हीनयान पाली भाषा को महत्ता देते थे, जबकि महायान संस्कृत को महत्ता देते थे। तो यहाँ पर मूर्ति पूजा हीनयानी नहीं करते, जबकि महायानी करते थे। तीनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द फोर्स्ड लेबर, बलात् श्रम या बेगार जिसे आप कहते हैं, बेगार के लिए ही, फोर्स्ड लेबर के लिए ही एंशिएंट पीरियड में, मौर्य काल में भी आप शब्द सुनते हैं, गुप्त काल में भी सुनते हैं, विष्टि। ठीक है। फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर का बेगार का मतलब है कि आपसे कोई काम करा लिया जाए और उसके एवज में कोई भी पैसा आपको ना दिया जाए। आर्टिकल 23 और 24 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं कि बलात् श्रम को प्रतिबंधित किया गया है, फोर्स्ड लेबर को प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें आपसे स्टेट जो है वो फोर्स्ड लेबर करा सकता है, बलात् श्रम करा सकता है, और वो इमरजेंसी पीरियड में है कि आपातकालीन स्थितियों में अगर राज्य को आवश्यकता होगी तो आपको श्रम देना पड़ेगा राज्य को, और उसके बदले आपको कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं चूंकि एंशिएंट इंडिया की, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, बेगार या विष्टि की जो बात आप कर रहे हैं, इसके संबंध में कुछ कथन दिए हुए हैं और हमें देखना है कि गुप्त काल में इनमें से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। मतलब एक स्टेटमेंट सही होगा, बाकी गलत होंगे। इट वॉज कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। तो एक तरीके के, इसीलिए इसको कर कहा गया। टैक्स क्यों कहा गया बेगार को? क्योंकि कर क्या होता है? एक कंपलसरी पेमेंट होता है, एक अनिवार्य भुगतान होता है जो आप राज्य को करते हैं। ठीक है। इसके बदले राज्य आपके डेवलपमेंट के लिए काम करता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया? आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। तो जब पहला ही सही हो गया तो बाकी गलत हो गया। अब गलत क्यों है इसको भी जरा देख लेते हैं। यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश तथा काठियावाड़ क्षेत्रों में पूर्णतः अविद्यमान था। इंग्लिश में देखिए लिखा हुआ, इट वॉज टोटली एबसेंट, मतलब उपस्थित नहीं था, बलात् श्रम नहीं था इन द मध्य प्रदेश एंड काठियावाड़ रीजन ऑफ गुप्त एम्पायर। तो गुप्त साम्राज्य में मध्य प्रदेश और काठियावाड़ रीजन में पूर्णतः अनुपस्थित था। अविद्यमान का मतलब क्या हुआ? अनुपस्थित था, नहीं था, ऐसा नहीं है। देखिए, एक इंस्क्रिप्शन मिला है आपको जिसको आप जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन कहते हैं। जूनागढ़ संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख है। ठीक है। और इस इंस्क्रिप्शन में विष्टि की बात की गई है, बेगार की बात की गई है। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ये गलत हो गया, क्योंकि इसमें बात की गई, यहां पर कह रहे हैं अविद्यमान है, एब्सेंट है, जबकि ऐसा नहीं है। उसमें लिखा हुआ है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में इस बात की सूचना मिलती है कि जो है बलात् श्रम के बारे में जानकारी उससे प्राप्त होती है। बलात् श्रम साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था। तो जब भाई फोर्स लेबर है, जबरदस्ती आपसे काम कराया जाएगा, तो मजदूरी कैसी? तो पॉसिबल ही नहीं। तो स्टेटमेंट पढ़ने से आपको पता लग गया कि स्टेटमेंट गलत है। द फोर्स लेबर्स वाज इंटाइटल्ड टू वीकली वेजेस, पैसे नहीं दिया जाता था साप्ताहिक की, तो बात छोड़ दीजिए आप, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फोर्थ देखिए, द एल्डेस्ट सन ऑफ द लेबरर वाज सेंट एज द फोर्स लेबरर। ऐसा कोई भी नियम कानून नहीं था कि ज्येष्ठ पुत्र जो बड़ा बेटा है वही जो है बलात् श्रम करने के लिए जाएगा। तो सभी कथन गलत है, पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण थी? तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसका उत्तर, डी, विजयनगर। देखिए, मंदिर निर्माण की 3 शैलियां भारत के अंदर प्रचलित हुई, जिनमें नागर शैली नॉर्थ इंडिया के अंदर थी, बेसरा शैली या बेसर शैली विंध्यन हिल्स से लेकर के, मतलब विंध्यन हिल्स के साउथ से या नर्मदा के साउथ से लेकर के आप कह सकते हैं, और नॉर्थ ऑफ कृष्णा रिवर बेसर शैली थी, और सुदूर दक्षिण में द्रविड़ शैली थी। ठीक है। अब यहां पर साउथ इंडियन टेम्पल्स की विशेषताएं आपको दिखती हैं कहां? जब आप देखते हैं विजयनगर एम्पायर को। विजयनगर एम्पायर में कल्याण मंडप की स्थापना की गई थी कृष्णदेव राय के समय में ही। देखिए, हजाराराम टेम्पल, विठल नाथ टेम्पल जैसे मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। और इसमें करते क्या थे? गर्भगृह जो होता था, जो मंदिर का मुख्य हिस्सा होता था, जिसके ऊपर शिखर या विमान होता था, जिसे आप क्या कहते थे? गर्भगृह कहते थे, जहां पर मूर्ति ईश्वर की रखी जाती थी। गर्भगृह के बगल में ही एक प्रांगण होता था, एक मैदान, आप कह सकते हैं प्रांगण का मतलब मैदान से लिया जाता था।
ठीक होता था, इस तरीके का उसको बनाया जाता था। और वहां पर जो है खुला प्रांगण होता था जिसमें देवी देवताओं से संबंधित समारोह आयोजित किए जाते थे। इस प्रांगण में, इस हॉल या म्यूजियम में, या आप कह सकते हैं मैदान के अंदर, देवी देवताओं से संबंधित संस्कार जो है वो यहाँ पर होते थे, और इसे कहा गया था कल्याण मंडप। और ये फीचर आपको कहाँ दिखता है? विजयनगर एम्पायर में दिखता है, विजयनगर साम्राज्य की विशेषताओं में दिखता है आपको। तो उत्तर हो जाएगा डी, विजयनगर एम्पायर। देखिए दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन आपका जो कि कई सारे स्टेटमेंट इसमें दिए हुए हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज नोन एज आमिल। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी अधिकारी को क्या कहा जाता था? आमिल कहा जाता था। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप दिल्ली सल्तनत के प्रशासन को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, आपने पढ़ा है मेरे साथ तो आपने देखा होगा, परगना स्तर पर जो है वो आमिल की नियुक्ति की जाती थी राजस्व प्रशासन में। ये परगने का अधिकारी होता था आमिल। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखिए। द इक्ता सिस्टम ऑफ सल्तनत ऑफ दिल्ली वाज एन एंशिएंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन। दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। तो ये प्राचीन संस्था बिल्कुल नहीं है, एंशिएंट इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। देखिए इक्ता प्रणाली का सबसे पहले बार उल्लेख कहां किया गया है? तो एक पुस्तक है जिसका नाम है सियासतनामा। सियासतनामा, ये निजामुल मुल्क तूसी की पुस्तक है। निजामुल मुल्क तूसी की ये बुक है जिसमें इक्ता प्रणाली का उल्लेख किया गया है। और इल्तुतमिश जब 1211 में शासक बनता है, 36 तक शासक रहता है, तो इसने अपने समय में इक्ता प्रणाली को इंट्रोड्यूस किया था। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में हो जाता है गलत। तो दूसरा गलत होते हुए एलिमिनेटिंग प्रोसेस देखें कहां कहां लगने वाला है। तो एलिमिनेटिंग प्रोसेस लगने वाला है बी पर और डी पर, ये तो सही नहीं हो सकते अब। और पहला सही है तो क्या तीसरा भी सही हो सकता है? तो पहला जब एग्जैक्ट सही है तो तीसरे का प्रश्न नहीं उठता है। तो यहाँ पर आप ऐसे भी उत्तर लगा सकते थे, केवल एक होगा अगर आप इस पर कंफर्म है। अगर आपको मालूम हो, नहीं मालूम तो आइए एक स्टेटमेंट और देख लेते हैं, इससे और कंफर्म हो जाएगा आपको। मीर बख्शी, ठीक है, द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ खिलजी सल्तनत ऑफ, नहीं, देखिए दिल्ली सल्तनत के अंदर ध्यान दीजिएगा, दिल्ली सल्तनत में जो मिलिट्री डिपार्टमेंट था उसे कहा जाता था दीवान ए अर्ज। ये सैन्य विभाग होता था, मिलिट्री डिपार्टमेंट था, और इसका चीफ जो होता था उसे कहा जाता था आरिज ए मुमालिक। आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। तो दिल्ली सल्तनत के दौरान, ठीक है, जो प्रमुख होता था सेना का, जो कमांडर होता था, उसे क्या कहा जाता था? आरिज ए मुमालिक कहकर संबोधित किया जाता था। जबकि ये मीर बख्शी टर्म आप कहां पाते हैं? मुगल्स में पाते हैं। अकबर के समय में आप जो है मीर बख्शी के पद को पाते हैं। ये सैन्य प्रशासन से संबंधित, ठीक है, सर्वोच्च अधिकारी होता था। वैसे तो सुप्रीम कौन होता था? तीनों सेनाओं का कमांडर, जैसे आप राष्ट्रपति होते हैं वैसे मुगल बादशाह होते थे। लेकिन सेना जो सैन्य मामलों का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता था मीर बख्शी होता था। और मनसबदार कोई भी अपॉइंट तभी होता था जब मीर बख्शी उसको रिकमेंड करता था, उसकी संस्तुति करता था। तो यहाँ पर मीर बख्शी जो है इसका संबंध दिल्ली सल्तनत से नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी अपने आप में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ओनली वन, केवल एक। नेक्स्ट देखिए, अब ये भक्तिज्म और सूफिज्म, भक्ति और सूफी आंदोलन से संबंधित एक क्वेश्चन आपको दिया गया है। संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे, ठीक है। तो निम्बार्क का जो टाइम पीरियड है वो 13th सेंचुरी के आसपास का है। निम्बार्काचार्य, जहां तक मुझे याद आ रहा है, द्वैताद्वैतवाद का सिद्धांत इन्हीं का था, ठीक है। अब देखिए अकबर के समकालीन थे, और अकबर का जो टाइम पीरियड है वो 1556 से लेकर के 1605 का है। मतलब अकबर आते हैं 16th सेंचुरी में, मोटे मोटे तौर पर अगर आप देखें तो ये स्टेटमेंट तो अपने आप में हो गया गलत, सही नहीं है। अब आया देखिए दूसरा स्टेटमेंट, संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। तो शेख कोई भी व्यक्ति प्रभावित कब होगा? जब उससे पहले वो व्यक्ति आया हो, उसकी विचारधारा आई हो, वो व्यक्ति पहले रहा हो, तो इन्फ्लुएंस होंगे, ठीक है। जैसे हम लोग प्रभावित है स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से, तो स्वामी विवेकानंद जी पहले आए,
तब आज हम उनके विचारों से प्रभावित हैं। और कोई व्यक्ति अगर टाइम पीरियड में ही उलट दिया जाए तो कैसे प्रभावित हो सकता है। अब संत कबीर का जो टाइम पीरियड है, तो देखिए कबीर दास जी जो निर्गुण भक्ति शाखा के संत थे, और नानक देव जी महाराज जिन्होंने सिख धर्म की नींव डाली। तो कबीर का जन्म जो है वो 1440 बनारस में हुआ और नानक देव का 1469 में हुआ। अगर आप देखें तो ये दोनों मुख्य रूप से लोधी डायनेस्टी का टाइम पीरियड था 1451 से लेकर के और 1526 तक का। तो लोधी डायनेस्टी में के दौरान ये लोग थे, मतलब दिल्ली सल्तनत में जब अंतिम राजवंश शासन कर रहा था लोधी वंश, उस समय में थे। और उस समय में भी किसके कंटेम्परेरी हैं, तो आप देखिए मुख्य रूप से सिकंदर लोधी के। जब उन्होंने अपने आइडियाज को स्प्रेड करना शुरू किया, शासक कौन था, सिकंदर लोधी था। और नानक देव जी के बारे में मैंने क्लास में ही बताया था कि ये पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन में दौलत खां लोधी के अधीन काम भी करते थे। तो सिकंदर लोधी के समकालीन ये लोग थे। और शेख अहमद सरहिंदी की जब बात करते हैं तो ये नक्शबंदी सिलसिले के संत थे। नक्शबंदी सिलसिले के संत थे। 4 सिलसिले आए थे इस्लाम में, चिश्ती, सोहरावर्दी, नक्शबंदी और कादरी। तो नक्शबंदी सिलसिले के संत थे शेख अहमद सरहिंदी। और सरहिंदी का जो टाइम पीरियड है वो 1564 से लेकर के और 1624 का है। तो अगर आप देखें तो ये जहांगीर के कंटेम्परेरी थे, जहांगीर के समकालीन थे। तो कहां कबीर दिल्ली सल्तनत में थे, कहां अहमद सरहिंदी जहांगीर के समकालीन है, तो कोई मैच नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो ये भी जो है स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होना चाहिए, ना ही 1 ना ही 2, neither 1 nor 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, विद रेफरेंस टू द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। महात्मा गांधी was instrumental in the evolution of the system of indentured labor. In Lord Chelmsford's war conference, Mahatma Gandhi did not support the resolution on recruiting Indians for World War. ठीक है, consequent upon the breaking of SALT law by Indian people, the Indian National Congress was declared illegal by the colonial rules। ठीक है, तो 3 स्टेटमेंट दिए हैं और आपसे पूछा है, देखिए कौन सा कथन इनमें से सही है, आपको बताना है। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो यहां पर दूसरा स्टेटमेंट अगर आप देखिए, पहले इसको देखिए कि चेम्सफोर्ड जो वायसराय थे भारत के, देखिए चेम्सफोर्ड का जो टाइम पीरियड है वो 1916 से 21 का रहा है। और इस समय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, 1914 टू 18 ये चला था। तो उस दौरान कह रहे हैं कि चेम्सफोर्ड ने जो वॉर कॉन्फ्रेंस बुलाई थी उसमें महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था, ये गलत है। उन्होंने इस बात का समर्थन किया था, गांधी जी ने इस बात का समर्थन किया था और इसीलिए गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि मिलती है। इससे पहले अफ्रीका में भी गांधी जी ने बोर युद्ध के दौरान ब्रिटिशर्स की मदद की थी, इसलिए उन्हें रिक्रूटमेंट सार्जेंट या भर्ती करने वाले सार्जेंट की उपाधि भी दी जाती है। तो यहां पर समर्थन नहीं किया था, तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाएगा, जबकि समर्थन किया था। तो जब दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया तो हम जरा देखते हैं दूसरा कहां कहां पर है, उनको फ्रेम से बाहर कर देते हैं। ये स्टेटमेंट सही नहीं है, जबकि गांधी जी ने तो प्रोत्साहित किया था। तो देखिए ए गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा और डी भी गलत हो जाएगा। तो आपका जो उत्तर बचा वो क्या हो जाएगा, बी, केवल 1 और 3। अब 1 और 3 स्टेटमेंट को देख भी लेते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। देखिए ये गिरमिटिया सिस्टम जिसको आप कहते हैं, ये आपका अनुबंध पर, जो बॉन्ड नहीं साइन कराए जाते हैं, अनुबंध पर मजदूरों जो है मजदूरों को ले जाया जाता था। जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी, तो भारत से बड़ी संख्या में मजदूरों को ब्रिटिश कॉलोनीज में दूसरे उपनिवेश थे उनमें ले जाया जाता था और वहां पर मजदूरी कराई जाती थी और इसके लिए बॉन्ड साइन होता था, एक अनुबंध बनता था। तो उसे क्या कहा जाता था, गिरमिटिया सिस्टम कहा जाता था। गांधी जी ने इसके उन्मूलन में सहायक थे, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि गांधी जी ने इसका विरोध किया था और अफ्रीका में भी गांधी जी ने इसके खिलाफ मूवमेंट चलाया था।
फिर तीसरा स्टेटमेंट देखिए, भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। बिल्कुल जैसे ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, दांडी यात्रा का प्रारंभ हुआ, 12 मार्च को गांधी जी दांडी यात्रा के लिए निकलते हैं, 6 अप्रैल को नमक कानून का उल्लंघन करते हैं, और नमक कानून के उल्लंघन के साथ जैसे ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, कांग्रेस को एक इलीगल इंस्टीट्यूशन घोषित कर दिया गया था। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाता है। तो इस आधार पर उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसमें 3 पर्सनालिटीज दी हुई हैं और 3 उनके सामने दिए हुए हैं, किस एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित थे। तो सर तेज बहादुर सप्रू मतलब टीबी सप्रू उदारवादी हैं, तो भारतीय उदारवादी संघ से संबंधित थे, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। केसी नियोगी ये सदस्य संविधान सभा मतलब मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये भी बिल्कुल सही है। और आप ध्यान रखिएगा, केसी नियोगी समिति की रिकमेंडेशन पर ही प्लानिंग कमीशन जो इंडिया में है वो बनाया गया था। प्लानिंग कमीशन की स्थापना मार्च 1950 में हुई थी, मार्च 1950 में हुई थी, ठीक है, जिसको ट्रांसफॉर्म करके 1 जनवरी 2015 से नीति कमीशन बना दिया गया। तो प्लानिंग कमीशन की स्थापना का जो सुझाव दिया था, जो रिकमेंडेशन दी थी, वो केसी नियोगी ने ही दी थी, तो ये भी सही है आपका। तीसरा पीसी जोशी, पीसी जोशी का संबंध किससे है, भारतीय साम्यवादी दल से, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर तीनों ही आपके करेक्टली मैच है, इसलिए उत्तर हो जाएगा डी आपका। तो राइट आंसर होगा डी। मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, तानसेन का जो जन्म हुआ था, इनका मूल नाम था राम तनु पांडे, राम तनु पांडे इनका मूल नाम था। इनका जन्म हुआ था ग्वालियर में। संगीत सम्राट हैं। अकबर ने इन्हें एक उपाधि दी थी, कंठाभरण वाणी विलास, बड़ी टाइटल थी। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि तानसेन को किसने दी थी, अकबर ने दी थी। अब यहां पर ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, तानसेन वाज द टाइटल गिवन टू हिम बाय एम्परर अकबर। तो तानसेन की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई थी, ये पहला स्टेटमेंट है जो कि गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि अकबर ने इन्हें तानसेन की उपाधि नहीं दी थी। अकबर ने इन्हें, अभी मैंने आपको बताया, कंठाभरण वाणी विलास की टाइटल दी थी। तो तानसेन की उपाधि फिर किसने दी, तो तानसेन की उपाधि रीवा के शासक रामचंद्र ने दी थी इनको। तो रीवा के शासक राजा रामचंद्र ने इनको, जिनके दरबार में ये थे, तानसेन की उपाधि दी थी। ठीक है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो इस हिसाब से पहला ही सही नहीं है, गलत हो जाएगा। तो ये उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अब बाकी ऑप्शन की भी चर्चा कर लेते हैं। तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं के संबंध में ध्रुपदों की रचना की, हाँ, तो ध्रुपद सिंगिंग स्टाइल है, इसकी रचना की थी तानसेन ने, बिल्कुल सही है। और शाहजहां का ये फेवरेट सिंगिंग स्टाइल था, ध्रुपद जो था गायन, तो शाहजहां को सबसे ज्यादा पसंद था। तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की थी, ये भी बिल्कुल सही है। और तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की, बिल्कुल सही है, क्योंकि मियां की टोड़ी, मियां का मल्लार, तो इस तरीके के जो है अनेक रागों की जो मौलिक राग थे उनकी रचना भी की थी। तो तानसेन इन्वेंटेड मेनी रागास, तानसेन कंपोज सॉन्ग्स ऑन हिज पैट्रन्स, ये भी बिल्कुल सही है आपका। और तानसेन कंपोज ध्रुपद ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस, ये भी सही है। तो सही कौन सा नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और यही आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Who among the following Mughal emperors shifted emphasis from illustrated manuscripts to album and individual portraits? ठीक है, सचित्र पांडुलिपियों। अब देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, जहांगीर के टाइम को पेंटिंग की गोल्डन एरा कहा जाता है, पेंटिंग का स्वर्ण युग कहा जाता है। अकबर के, देखिए हुमायूं के समय में पर्सिया से, फारस से पेंटर्स आते हैं भारत, ठीक है। मीर सैयद अली अबू समद के नाम आपने सुन रखे हैं, वो आते हैं। लेकिन पहली जो चित्रणशाला जिसको आप कहते हैं, आर्ट गैलरी, वो फर्स्ट आर्ट गैलरी किसके द्वारा स्थापित की गई थी, वो अकबर के द्वारा स्थापित कराई गई थी। और अकबर ने इसको किसके नेतृत्व में बनवाया था, तो अकारिजा एक पेंटर थे, उनके नेतृत्व में पहली चित्रणशाला
स्थापित की गई थी, मतलब आर्ट गैलरी स्थापित की गई थी अकबर के समय में। और अकबर ये कहते थे कि चित्रकारों में, ठीक है, ईश्वर को पहचानने की क्षमता होती है, ईश्वर को जानने की क्षमता होती है, ऐसा वो मानता था। तो देखिए अब जरा, आकारिया के नेतृत्व में आर्ट गैलरी बनी। तो जब आर्ट गैलरी, सचित्र पांडुलिपियों का मतलब क्या है कि जब किताबों को आप देखेंगे तो उसमें दो तरीके के पेज होते हैं, एक तरफ क्या हुआ, लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ उसके डायग्राम या चित्र बने हुए हैं। और इसे क्या कहा जाता था, इसे कहा जाता था, ठीक है, इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट। और इसमें एक नाम आप सुनते हैं अकबर के समय में, हमजानामा का। हमजानामा नोट्स में भी आपके है, ठीक है। अबू हमजा जो पैगंबर मोहम्मद के चाचा थे, उनके बाद का इतिहास, उनके संबंध में जो इतिहास उसको लिखा गया और उसका चित्रण जो है अकबर के समय में कराया गया था। तो उस समय अकबर के समय में सचित्र पांडुलिपियों का कॉन्सेप्ट था। अब कह के रहे क्वेश्चन में कि इस तरीके के कॉन्सेप्ट को शिफ्ट कर दिया गया था, और अब हम आ गए थे किस पर, इंडिविजुअल पोर्ट्रेट पर, ठीक है। व्यक्तिगत चित्र जो है वो बनाए जाते थे, एक पोर्ट्रेट के अंदर एक ही चित्र बनाया जाता था। मिनिएचर पेंटिंग जिनको आप कहते हैं, छोटे छोटे चित्र बनाए जाने लगे थे। तो ये किसके समय में हुआ था, तो देखिए ये हुआ था जहांगीर के समय में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जहांगीर। जहांगीर के समय में फारस के शासक का चित्र बनाने के लिए बिशनदास को भेजा जाता है, पर्शिया, ईरान जाते हैं। इन्हीं के समय में आप देखेंगे पोर्ट्रेट का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप होता है। और जहांगीर के चित्रण में इतना इंटरेस्ट था कि जहांगीर कहता है कि अगर एक ही फेस में अलग अलग ऑर्गन, जैसे नाक, आंख, कान, अलग अलग पेंटर बना दे, तो मैं ये बता दूंगा कि कौन सा पार्ट किसने बनाया हुआ है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा दैट इज सी, जहांगीर। थैंक यू।